अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 5 का 5वां भाग। आगे की कहानी के लिए अब प्रस्तुत है आपके लिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का 6वां भाग। आपका स्वागत है। प्रसन्नता पारस्परिक सहयोग की। गोरी हंसमुख, हमेशा साफ सुथरी और बड़ी मोहक वाइब्रेशन की वो लगभग 10-11 वर्ष की बच्ची थी। वो एक महिला टीचर की बिटिया थी, देवी सी। वो किसी क्लास की स्टूडेंट नहीं थी, क्योंकि मेडिकल एनालिसिस के अनुसार वो मंद बुद्धि थी। वो कभी कभी साथ वाले पर हाथ उठा देती थी, लेकिन मारती बहुत कम थी। एक मीटिंग में उन टीचर ने बच्ची को क्लास 5th में एडमिशन कराने की इच्छा प्रकट की। हेडमास्टर और मेरे सहित 3 टीचर्स को छोड़कर सभी ने असहमति प्रकट की। मना करने वालों का संवेद मत था कि वो मंद बुद्धि बच्ची अन्य बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। स्कूल में मीटिंग बहुत खुले मन लेकिन कतिपय की कुंठित मानसिकता से होती थी। सभी को विषयानुरूप क्षण भर में समझ आ जाता था कि कौन सहमत होगा और कौन असहमत। सच तो ये है कि 2 सुनिश्चित दल से बन गए थे। हेडमास्टर ने अब सहमत वालों से पूछा कि वे क्यों सहमत हैं कि उस बच्ची को एडमिशन मिले। हम तीनों की ओर से मुझे ही बोलना था। मैंने कहा, मुझे तो मंद बुद्धि शब्द पर ही आपत्ति है। मंद बुद्धि तो एक IQ मात्र है, जो हम सबका भी भिन्न होगा। लेकिन उस बच्ची का यदि हमसे थोड़ा कम है, तो उसे हम सब ही उससे नॉर्मल बिहेव करके व अन्य की अपेक्षा उस पर थोड़ा और प्रयास करके उसकी संतुलित लाइफ के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। इस लघु व्याख्यान के बाद भी कोई असहमत ना पिघला ना टूटा। निदेशक दिल्ली से कुछ दिनों के लिए आने वाले थे। हेडमास्टर ने कहा कि उनसे भी बात करके विचार करेंगे। शाम को हेडमास्टर ने मुझे घर बुलाया। मिलने पर उन्होंने कहा कि एक बार आप उस मैडम को लेकर निदेशक से मिलना, फिर देखते हैं। निदेशक जिस दिन आए उसी शाम उनसे मिलने के लिए मैं और उस बच्ची की मदर, वो टीचर, गए। निदेशक ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, हम उस बच्ची का टेस्ट लेंगे, इंग्लिश, गणित व हिंदी का। पास हो गई तो एडमिशन होगा। उनके घर से लौटती हुई वो टीचर बोली, पता नहीं वो टेस्ट में कुछ करे या ना करे, वैसे तो घर में रुक रुक कर लेती है। मैंने उन्हें कहा, आप इंग्लिश व गणित कराओ और हिंदी के लिए मेरे पास भेजो। उनके घर के ऊपर ही मेरा घर था। शाम को उस बच्ची को उसकी मां छोड़ गई। मैंने अनुभव किया, उसे ये बोध था कि मैं एक टीचर हूं और उसे मुझसे कैसे पेश आना है। मैंने उससे हिंदी वर्णमाला लिखने को कहा। उसने कतिपय क्रम भंग से लिख दी। मैंने उसे कुछ शब्द डिक्टेट किए, वे सारे उसने सही लिखे। बीच बीच में वो टीवी चलाने को कहती, परंतु प्रत्येक बार बड़े प्यार से प्लीज कहकर समझने वाली बात ये थी कि वो लगभग ठीक वैसी ही थी जैसे उसकी एज से थोड़ा कम के बच्चे। परंतु वो मंद बुद्धि कैसे हुई, ये मेरी समझ से बाहर था। वो टीचर ही मूलतः उस बच्ची पर बहुत परिश्रम करती रही
वो माँ थी उसकी। टेस्ट में वो बच्ची पास हुई। डायरेक्टर ने उससे बात की, उसमें भी वो उन्हें एडमिशन के लायक ही लगी और बहुत प्यारी भी। इस मध्य क्लास 5th के बच्चों के पेरेंट्स को बताकर उनकी राय ली गई। उन सब ने भी कोई आपत्ति नहीं की। सबसे बढ़िया रिस्पांस रहा क्लास 5th के स्टूडेंट्स का। उन्होंने बड़े उत्साह से उस बच्ची का वेलकम किया और टेस्ट के बाद ही वे उसे उसकी कक्षा में ले गए। एक जूनियर क्लास के रूप में मुझे भी 5th मिली हुई थी। ये सच है कि वो समग्रतः अन्य से तनिक अलग थी, परंतु उसे एक नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं कहा जा सकता था। एक दिन मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा था तो अचानक उसने अपना हाथ उठा डाला जो मेरे चश्मे पर पड़ा। चश्मा नीचे गिरा और चश्मे का एक लेंस टूट गया। वो सहम गई, परंतु मैं बिल्कुल सहज रहा। उसी ने चश्मा उठाया और दिया। उसके चेहरे पर अब दुख उभर आया था। टी टाइम में उसने अपनी माँ को जाकर बताया, जो उन मैडम ने मुझे यूं बताया कि वो बहुत सॉरी फील कर रही हैं और कह रही थी कि सर को बोलो स्टेयर्स पर केयरफुली चढ़ें। ये भी बोल रही थी कि आप अपना दूसरा चश्मा दे दो सर को, उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। मेरे पास दूसरा चश्मा था। मैंने घर से वो मंगा लिया, परंतु लंच के लिए मेस जाते हुए उतार दिया। वो बच्ची अपनी टेबल से मेरी पर आने लगी। उसे उस टेबल की टीचर ने रोका तो उसने कहा, सर को देखना है, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये उस टीचर ने ही बाद में बताया। वो आई और सॉरी सर कहकर चली गई। शाम को वो एक गुलाब लेकर घर आई और पूछा, दूसरा चश्मा नहीं है सर? मैंने कहा है, लेकिन आप फिर तोड़ दोगी? वो भावुक हो गई, बोली अब नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा लेकिन किसी दिन किसी क्लासमेट को मारा तो? उसने अपना हाथ आगे करके कहा, प्रॉमिस अब किसी को हाथ से नहीं मारूंगी। मैंने कहा मतलब अब पैर से मारोगी? वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, अरे नहीं सर, कैसे भी नहीं। वो चली गई। फिर कभी नहीं किसी से सुना कि उसने किसी पर हाथ उठाया हो। क्या वो मंदबुद्धि थी? वो वास्तव में एक फिजिकली लेट डेवलप्ड चाइल्ड थी, जिसके साथ उसकी आईक्यू से जुड़कर उसे एक नॉर्मल चाइल्ड की अनुभूति देना अपरिहार्य था। उस बच्ची का हाथ उठना उसका षड्यंत्र नहीं था, एक शारीरिक क्रिया मात्र थी जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था। जो लोग योजनाबद्ध रूप से दूसरों को ठगते हैं, षड्यंत्र कर मानसिक व शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, ईगो के वशीभूत अबोध लोगों को अब शब्द कहते हैं, निजी अयोग्यता के कारण योग्य लोगों को नष्ट करने को तत्पर रहते हैं आदि, वे कैसी बुद्धि के हैं? वास्तव में लीगल ही नहीं, ऐसे लोगों का चिकित्सकीय उपचार भी होना चाहिए। वे हैं वास्तव में लो आईक्यू के क्रिमिनल। जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकांश लोग आपराधिक मस्तिष्क के हैं, जो वास्तविक मंद बुद्धि हैं। ये एक विडंबना है कि हमारे देश की शैक्षिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आईक्यू पर तो अध्याय हैं, लेकिन सीक्यू का कोई अध्ययन प्रावधान है ही नहीं। वो यदि होता भी तो कितने हैं?
जो उसके स्केल से स्वयं को नपवाते या अकेले में स्वयं को नापने का साहस ही कर पाते। टीचिंग से जुड़े लोगों को जब समूह में हल्की बातों पर ठहाके लगाते, मिले समय में बस खाने पीने, कपड़े, सामानों आदि पर लंबी बातें करते, कूटनीति करते, किसी के समक्ष गिड़गिड़ाते आदि देखता हूं तो बहुत दुख होता है। हम जितना समय क्लास के अतिरिक्त कम से कम स्कूल में तो किसी स्टूडेंट को अतिरिक्त अध्यापन हेतु दे सकते हैं, वो कितनी आसानी से बातों में गंवा देते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर कभी कभी उसे सुने, समझे, परंतु टीचर के पास टीचिंग का ही समय कम होता है, समय या भावना का। आर्मी स्कूल, मसूरी, देहरादून और अब रुड़की अनेक स्टूडेंट्स आज भी ऐसे हैं जो जाने कब के पास आउट हो गए, माता पिता भी बन गए, परंतु जब शिक्षा या जीवन संबंध कोई परेशानी हो तो सलाह लेते हैं, जिनसे मुझे स्वयं भी सीखने को मिलता है। एक बात अवश्य कि स्टूडेंट्स से यूं कक्षा से बाहर संपर्क में आते हुए किसी भी टीचर को बहुत संतुलित व सचेत रहने की आवश्यकता है। अतिरिक्त रूप से विकसित संबंध अनेक बार कष्टकारी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हम पर निर्भर रहें, उन्हें ऐसा नहीं बनाना हमें। वे किसी ठिठकाव की स्थिति में सलाह ले सकें और फिर स्वनिर्णय के आधार पर उत्कृष्ट निर्णय भी। बस इतनी स्वतंत्रता व हिम्मत उन्हें देनी है हमें। टीचिंग एक समयबद्ध नौकरी नहीं, पूर्णकालिक सेवा है। एक टीचर को अपने मस्तिष्क में कक्षा का बौद्धिक स्तरीकरण अवश्य करना चाहिए, परंतु स्मरण रखिए, मात्र अपने मस्तिष्क में। उसे पता होना चाहिए कि लेक्चर का कौन सा हिस्सा उसे किस या किन स्टूडेंट्स पर आकर टेकना है। प्रत्येक स्कूल व कॉलेज में भी मेरे अनेक क्लास लेक्चर ऐसे रहे जिनके बाद किसी एक स्टूडेंट ने आकर कहा, सर आज के लेक्चर से मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुलझ गई। ये कब? जब लेक्चर उसकी प्रॉब्लम पर नहीं, सब्जेक्ट व सिलेबस पर था। टीचर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट टीचर नहीं, लाइफ टीचर है। वस्तुतः तो उससे सीनियर एक स्टूडेंट ही बस। जिस उपर्युक्त बच्ची को अधिकांश टीचर ने मंद बुद्धि कहकर एडमिशन देने पर असहमति प्रकट की थी, अब वो बहुत स्मार्ट व सबकी प्यारी हो चुकी थी। वो स्कूल की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेती थी और अनेक में पुरस्कार भी पाने लगी थी। छल कपट की इस दुनिया में वो विशुद्ध आत्मा थी, नितांत भोली व देवी सी बस। एक टीचर जब किसी भी दिव्यांग बच्चे का दायित्व लेता है और उसे स्नेहमय रूप से शैक्षिक उन्नयन की ओर ले जाता है, तो उस बच्चे के परिवारजनों को कितनी खुशी मिलती है, इसका अनुमान ही हृदय की पुलकित कर देता है। उस बच्चे के परिप्रेक्ष्य में तो वो पुण्य कर्म होता ही है। हम सभी जानते हैं कि दिव्यांग कहे जाने वाले लोगों ने अनेक ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं जो अन्य नहीं कर पाए। जीवन में सभी को एक दूजे की आवश्यकता पड़ती है, तो इस नाते यत्किंचित सभी दिव्यांग हुए। इसी भावना से हमें शारीरिक दिव्यांगों को स्वीकार करना चाहिए। स्कॉट हैमिल्टन ने लिखा है, द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। शिक्षक स्वयं भी शिक्षार्थी। प्रत्येक क्षेत्र में ईर्ष्या व निम्न स्तरीय कूटनीति क्यों है? इसका सीधा सा उत्तर है, आदमी
होना, रूप, रंग, भूभाग व समाजीकरण के विभिन्न होने पर भी व्यक्ति के कुभाव के स्तर प्रत्येक स्थान पर दिखाई देते हैं। टीचिंग क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। दुनिया के सभी श्रेष्ठ टीचर किसी न किसी नालायक के कारण संघर्षरत हैं। आप कुछ ना करें तो भी विकृत मानसिकता के लोग धूल उड़ाते ही हैं। तो जो प्रतिभा ईश्वर ने हमें दी है, उसका सर्वोत्तम प्रयोग हम क्यों ना करें? धूल अंततः या तो खुद कहीं और उड़ जाती है या एक दिन उसे कोई रगड़कर हटा ही देता है। मैं टीचर के साथ लेखक भी था, तो मुझे प्रत्येक को एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखने की आदत पड़ी और ये समझ आया कि आदमी की दुर्बलता ही उसे अभद्र व आपराधिक रूप से आक्रामक बनाती है। वास्तविक बलशाली शांत रहता है और वक्त आने पर बता देता है कि शक्ति किसे कहते हैं। अभी मुझे ये समझना शेष था कि वो वास्तविक शक्ति भी वस्तुतः आदमी के पास नहीं है, वरन उसका नियता भी परमात्मा है, जो यूं तो प्रशांत ही है, परंतु उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं अंतर्मुखी था, परंतु साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में नए प्रयोगों के साथ सक्रिय और पराया आगे ही रहता था। उन दिनों मेरा मित्र बना कंप्यूटर इंचार्ज, जो IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ था और अनेक वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया रहने के बाद देहरादून के उस वर्ल्ड स्कूल में आ गया था। वर्ष 2004 में उस स्कूल में एक विशाल कंप्यूटर सेंटर था और वो भाई पूरे स्कूल, जिसके कैंपस में आगे चलकर इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजेस खुलने थे, का डॉक्यूमेंटेशन व कंप्यूटराइजेशन कर रहा था। वो ऑस्ट्रेलिया से भारत क्यों आया व यहाँ क्यों काम कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जाना मेरी आत्मा ने नहीं स्वीकारा। जब उसका कोई फोन आता तो वो पराया बोलता, अरे यार गांव में पड़ा हूं यहाँ। वो पहला व्यक्ति है जिसने मुझे डेस्कटॉप ऑन करना सिखाया। खाली पीरियड में स्टाफ रूम में मैं कंप्यूटर पर bbc.com पर लेख भेजता रहता था। उसकी एक लेडी टीचर से बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। जब तब वो दोनों कैंपस में बनी शिलाओं के तले अपने प्रेम के संसार में लीन रहते। वो अनमैरिड था और उसकी मित्र मैरिड। कैंपस का माहौल खुला था। एक बार मैं स्टाफ रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहा था और वे दोनों सामने वाले स्टाफ रूम में बैठे बातें। सभी कंप्यूटर व्यस्त थे। अचानक मेरे कंप्यूटर में स्क्रीन ब्लैक हुई तो मैंने इंटरकॉम से उसे बुलाया। वो ठीक करके गया तो स्क्रीन फिर ब्लैक, बुलाया फिर आया। ऐसा 4-5 बार हुआ। वो हर बार आता ही रहा। bbc.com पर विचार भेजने का एक निश्चित समय होता था। मुझे लगा आज यही हाल रहा तो मेरे विचार जा नहीं पाएंगे। कंप्यूटर फिर फेल हुआ तो मैंने उसे फिर फोन किया। इस बार नायिका साथ आई। ये बताना तो व्यर्थ ही होगा कि नायिका अपने मस्तिष्क में मेरा मर्डर तो कर ही चुकी होगी। उसका माथा नीचे को, ठुड्डी ऊपर को दौड़ रही थी और लिप्स स्माइल करते कम, एब्यूज करते अधिक प्रतीत हो रहे थे। वो उस समय विकराल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रही थी। उसने ठान लिया था कि आज उसका अद्वितीय प्रेम नायक के मित्र को परास्त करके छोड़ेगा। वो भाई अभी मेरी चेयर तक आया भी नहीं था कि राणातुर नायिका ने कहा, सर खुद कर लेंगे ठीक, चलो शीला तक चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि शीला का विचार उसे उस समय क्यों आया।
वो ऐसा प्रस्ताव था जो व्यर्थ नहीं जाना था, परंतु वो भाई टस से मस नहीं हुआ और बोला, शीला पर फिर कभी, अभी सर के थॉट्स पोस्ट कर दो। इसके बाद उसने मुझसे डिक्टेट करने को कहा और उस दिन स्वयं टाइप करके मेरे विचार उसने भेजे। ऐसे मित्र मिलना कठिन है, परंतु ऐसे मित्र होते हैं, ये उस भाई ने ही विश्वास दिलाया। नायिका जान लीजिए कौन थी? उसी बच्ची की मां, जिसके एडमिशन को लेकर सहमत होने वाले दो में से एक मैं था और प्रयास करने वाला अकेला। बड़ी जालिम दुनिया है भाइयों। वो कंप्यूटर टीचर था तो मुझसे कई वर्ष छोटा, परंतु उससे मैंने जीवन के अनेक अनुपम सच सीखे। उसके कतिपय सूत्र वाक्य थे, सर एक भी बार कॉम्पिटेंट को मुंह लगाया तो वो सिर पर चढ़ेगा सर। कोई स्याला पोलाइटनेस नहीं समझता सर। यहां बेमतलब कोई नहीं है। उसके सारे सूत्र पूर्ण तो नहीं थे, परंतु समय के साथ मुझे ये समझ आया कि सही प्रतिशत उसकी बातों का अधिक है। रुड़की या अन्य शहरों में जब स्ट्रॉबेरी बिकते हुए देखता हूं तो याद आते हैं उस वर्ल्ड स्कूल के दिन। स्कूल जिस क्षेत्र में था वहां स्ट्रॉबेरी के बड़े बड़े खेत थे। उस भाई के संग मैं स्ट्रॉबेरी लेने जाता तो खेत का मालिक हमें छोटी टोकरी दे देता और कहता, सर आप लोग खुद ही तोड़ कर ले आइयो। इस प्रकार हम दोनों ने ठीक पेड़ बेल जैसा छोटा पौधा है स्ट्रॉबेरी का, से तोड़कर धोकर खाई है स्ट्रॉबेरी। उस स्कूल में वो एक तूफान था, अपने काम में दक्ष, रसिक, परंतु मेरे प्रति पूर्णता समर्पित। वो मेरे लेख पढ़ता और कहता, आप किताब लिखो। भारत में लेखकों की स्थिति से वो बहुत खुश नहीं था। वो कहता था, आप यदि विदेश में होते तो बहुत यश मिलता व धन भी। ये उसका भ्रम था और विदेशी लेखकों के बारे में अल्प ज्ञान भी। अनेक विदेशी लेखकों के साक्षात्कार ले चुकी एक विदेशी पत्रकार व स्वयं लेखिका डॉक्टर लिलियाना कोवोचेवा मेरी परिचित थी और उनसे मुझे ये ज्ञात था कि जन्नत की हकीकत क्या है। उसे मैंने ये बात बताई तो उसके विचार थोड़े बदले। जो उस भाई के विचार थे वही विचार स्टूडेंट्स के भी थे। जब पहली बार एक स्टूडेंट ने मेरे विचार बीबीसी की साइट पर देखे तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो मैं ही हूं। हम में से बहुत कम लोग अपने करीब से करीब व्यक्ति के बारे में, उसके सुख दुख, उसकी योग्यता, उसकी अनुभूतियों आदि के बारे में जानते हैं। इसका कारण है कि हम एक दूजे को बस सतही रूप से जानते हैं, महसूस नहीं करते। मेरा विचार है कि ऐसा हुआ होगा, ये अनेक का वाक्य है, परंतु हम उसे उसी से जानने का प्रयास तक नहीं करते और करते हैं तो ऐसे वाक्यों और स्वरों में कि सुनने वाला उसे अपनी गोपनीयता का उल्लंघन मानता है। वो ज्ञान, वो भावना और वो शोध जो व्यवहार में उतारी ही ना जा सके, व्यर्थ है। स्कूल में 53 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पाठ्यक्रम से बाहर की साहित्यिक व अन्य पुस्तकें पढ़ते थे और अनेक के विषय में चर्चा भी करते थे। उस कंप्यूटर सर टीचर और मैंने व्यक्तिगत रूप से उन स्टूडेंट्स को उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध कराईं। हमने उनका एक क्लब बनाया जो प्रत्येक बुधवार की रात एक गोष्ठी हॉस्टल में आयोजित करता था। उसमें वे स्टूडेंट्स ही अपनी पढ़ी जा रही पुस्तकों के विषय में बताते थे और वे ही उस गोष्ठी का संचालन करते थे। गोष्ठी में सुनने या बोलने उन 50 से बाहर का कोई भी आ सकता था और जीवन को उत्थान देने वाले अनुभव सुना सकता था। तीसरे बुधवार के बाद
उस क्लब में स्टूडेंट संख्या 76 हो गई थी और 10वीं गोष्ठी तक आते आते स्कूल के स्वीपर, पियन, गार्ड्स आदि के व्याख्यान भी उसमें आ चुके थे। टीचर्स डे से पूर्व हमने हेडमास्टर से अनुरोध किया कि प्रबंधन जो गिफ्ट्स हमें देता है ठीक वही उन स्वीपर, पियन, गार्ड्स आदि को भी उनके लेक्चर्स हेतु दिए जाएं। हेडमास्टर ने कहा कि पहले वे उन स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या सचमुच इन लोगों से भी उन्होंने कुछ सीखा। उस टीचर्स डे पर हम टीचर्स से पहले उन सभी लेक्चरर्स को ठीक वही गिफ्ट्स मिले जो हमें। स्थूल रूप से ये सामान्य बात लग सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे सुधी पाठक ये कल्पना कर चुके होंगे कि इस प्रकार के प्रयोगों से उस पीढ़ी पर कितना सुंदर व गहरा प्रभाव पड़ता होगा, जिन्हें अभी आगे जाकर स्वयं कहीं ना कहीं अधिकारी बनना था। हमने स्कूल में सभी धर्मों के उपदेशों के व्याख्यान का एक क्रम प्रारंभ किया, जिसमें बल आध्यात्मिक मूल्यों पर रहता था। ये स्टूडेंट्स व अन्य के लिए स्वैच्छिक था और प्रत्येक बृहस्पतिवार शीला के पास आयोजित किया जाता था। लगभग आधा स्टाफ व लगभग 100 स्टूडेंट्स उसमें आते थे। इस आयोजन के भी अत्यंत सुखद परिणाम स्कूल के वाइब्रेशंस में दृष्टिगोचर हुए। शिक्षा विद्यार्थी के बहुमुखी विकास का एक सशक्त माध्यम है, जिसे प्रदान किए जाने का निमित्त है शिक्षक। किसी भी नौकरी में लापरवाही उस ऑफिस विशेष की अवनति का हेतु हो सकती है, परंतु शिक्षा में की गई लापरवाही किसी के पूरे जीवन और अंततः समाज की अवनति का कारण बनती है। आत्मसम्मान से हीन शिक्षक की नौकरी पाया एक व्यक्ति मात्र है। वो कभी एक सामान्य शिक्षक भी नहीं हो सकता। अच्छा शिक्षक होना तो दूर की बात। कार्ल ए मेनिंगर ने लिखा है, What the teacher is more important than what he teaches। पीले पन्नों से अध्याय 5 का 6वां भाग समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का 7वां भाग। धन्यवाद।